आपका नाम? वही चंद्रशेखर रावण। कोई आपको इसका कोई नुकसान तो नहीं होता है? एक बोर्ड लगा था वहाँ पर, द ग्रेट चमार। वो भी मेरा घर नहीं है, वो मुझसे 12 किलोमीटर घड़कोली। ठीक है, घटना में किताब लिखूं तो रूह कांप जाएगी। लिखेंगे कभी? कभी जीवन में बहन जी से मुलाकात हुई आपके आमने सामने? मैं कहता हूँ मैं अब बहुत मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हैं? मिल नहीं पा रहा। क्या गूगल से मैंने सर्च किया उनके ऑफिस का नंबर, मैंने कहा मिलाइए। 5 बार मिला है, तो मैंने कहा अगर अभी उठ जाएगा तो मैं आपके सामने कहूँगा कि मैं आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अखिलेश यादव से आपकी आखिरी मुलाकात कब की है? वो चुनाव का ही दौर, यूपी का चुनाव चल रहा था। उसके बाद मैं उनको वहाँ ले गया, कह दो कभी ना जाएं और ये इंटरव्यू सुन के चले जाएं। और मैंने ये भी कहा कि जयंत चौधरी जी को भी साथ लेके चले। आप ये चाहेंगे कि कभी दोबारा साथ में आए? किसी के सहारे की क्यों इंतजार करना? गिला तो नहीं आपको अखिलेश कोई से? गिला। और मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, अखिलेश यादव का धन्यवाद करते हैं। हाँ इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे। चंद्रशेखर आजाद ऐसा जीते हैं कि इंडिया गठबंधन ने साथ नहीं दिया। ये बात एक और बार कहना, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं अच्छा आप अलायंस का हिस्सा थे। नहीं, इस वाले में एक और बार कह देना कि मुझे हराने में किस किस आदमी ने जोर लगाया। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपका साथ इंडिया गठबंधन ने भी नहीं दिया। आप इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं है? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कि क्या चंद्रशेखर और आजम खान साथ में आ सकते हैं? ये हो सकता है? नहीं मैं तो चाहता हूँ। आकाश आनंद और आप, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मनुष्य से नफरत नहीं करता। तो आकाश के लिए आपके जहन में कोई कटुता नहीं है? कोई किस बात की कटुता? झूठ बोलते हैं वो लोग, उनकी पार्टी के लोग भी झूठ बोलते हैं। व्यापारी नेता नहीं होता है, व्यापारी व्यापार कर सकता है। अभी की जो मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की, वहां पर ये जो आरोप लगता है कि ये ठाकरों की सरकार चल रही है। नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ मीडिया के लोग उनके पास झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैंने एक पत्र लिखा था, अगर आपकी जानकारी, कितने सीओ, कितने एसपी, कितने एसएसपी, कितने डीएम, कितने एडीएम, कितने एसडीएम, कितने कमिश्नर किस जाति के हैं, लेकिन अभी तक वो आंकड़ा ही नहीं मिला। तो अब आंकड़ा नहीं मिला है तो आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? तो आंकड़ा नहीं मिला तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो छिपाया जा रहा है। कुछ तो है जिसकी पहरेदारी है। हाँ, कुछ तो है जिसपे पर्दादारी। आपको शेर ज्यादा अच्छे याद है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आपकी संगत का असर है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। शायद वो धर्म के बड़े वाले ठेकेदार। आप जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक चमार शब्द को लेकर बयान दिया था, उस बयान पे भी मैंने उनकी खूब खिंचाई की। चमार ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो क्या आपके ख्याल हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य के बारे में? छोड़ो, मैं इंसानों की बात करता हूँ। आप इंसान की श्रेणी में नहीं गिनते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। ये भी कुमार विश्वास ने भी बयान दे दिया। कुमार विश्वास का ये वही लोग हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की जिक्र करते हैं, वही लोग हैं, नए नए ठेकेदार। मुलाकात हुई पीएम मोदी से पार्लियामेंट आने के बाद? अगर आप ही का वो इंटरव्यू फॉलो करते हैं तो मैं आप ही के चैनल पर कह देता हूँ कि मुझे शिकायत है, नफरत है इस व्यवस्था से। मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक घोषणा कर दें, क्योंकि आज वो पावर में है, वो घोषणा करें। आपको आरएसएस से नफरत नहीं है? बेहतर नेता कौन है, अखिलेश यादव या मायावती? मौजूदा जो विपक्ष है उसमें नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन दिखता है आपको? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या कोई और? बहन जी की विरासत को कौन बेहतर संभाल सकता है, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आजाद? मेरा भी एक सवाल था ब्रॉडकास्ट में कि भाई मैं आपसे पूछूं ऐसा क्या हुआ। अब कैसा लगता है जब आप अपनी बात को मुखरता से, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बॉस के ऑर्डर के, और हर मुद्दे पे जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ, आप लाजवाब तरीके से लड़ते हैं। मैंने आपको लड़ते हुए देखा, आप नहीं बता रहे, मतलब मैं जानता हूँ। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बहादुर से लड़ते देखा। मैं आपकी बहादुर की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो स्टैंड ले पाते हैं। खैर, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। फर्क ये आया है चंद्रशेखर भाई कि असीमित हूँ अब, उस समय सीमित था, अब असीमित हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट पॉडकास्ट। आपने तमाम सारे देखे होंगे और तमाम सारे पहलू देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस शख्सियत के साथ में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, उनकी खूबी ये है कि आप उनको जितना जानेंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो कभी आपको हैरान करेगा, कभी आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, और कभी आपको ये लगेगा कि हाँ, क्या पॉलिटिक्स आज के ज़माने में ऐसी भी है क्या। आप उनकी लाइफ के बारे में सुनेंगे तो कभी आपको लगेगा कि क्या किसी फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है क्या। ऐसे ऐसे लाइफ में ड्रामेटिक पड़ाव भी हैं। नहीना से जीते, कहीं किसी का सहारा नहीं था, अपने दम पर जीते। आज इस समय संसद में बेहद ही ताकतवर आवाज़ है। चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के सांसद हैं। चंद्रशेखर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक। जाऊंगा आपका नाम जहां भी हम टाइप करते हैं, जहां भी होता है तो उसमें चंद्रशेखर रावण लिख कर, अभी मैं आउटलुक का आर्टिकल पढ़ रहा था, अभी हाल ही में आउटलुक ने आपकी जीत के बाद बड़ा अच्छा लिखा आपके बारे में
लिखा किस तरह से एक नया फिनोमेना इमर्ज हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण आगे जोड़ दिया। ये ओरिजिन क्या है इस आपके नाम के साथ ये जो रावण जुड़ा हुआ है इसका? मैंने आपसे कहा कि पत्रकारिता का स्तर क्या हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा गांव लिख सकते हैं गलत, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख सकते हैं, वो मेरे नाम के साथ अगर कुछ लिख दें तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि उनको बहुत बहुत गैर जिम्मेदारी दिखाई। मैं यही कहूँगा कि अभी पत्रकारिता का स्तर बहुत नीचे है, उसको बहुत ऊपर आना पड़ेगा। भाई आप मतलब मेरे पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख सकते हैं, मेरा आधार कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मेरा एफिडेविट है इलेक्शन का, मैं 2022 में भी लड़ चुका हूँ। वहाँ ये कहीं नहीं, इसीलिए मुझे हैरानी होती है कि हर कह रहा हूँ लिख के क्यों आता है ये। ये तो आप छोड़िए, इस बार जब वो पार्लियामेंट का मैच हुआ, हाँ, ये अभी जो मैच, हाँ, इसमें आपने 23 बॉल में 54 रन बनाए हैं, राज्यसभा बनाम लोकसभा लेवल, हाँ, उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला उसमें लिख दिया। तो मैंने उनको फोन किया कि भाई तुम उल्लू तो नहीं हो। क्या लिखा था उसमें उन्होंने? वही चंद्रशेखर रावण। तो मैंने कहा कि तुम उल्लू हो गया भाई। बोले सर क्या हो गया, नाराज क्यों हो? मैंने कहा मेरा नाम ही जो लिखा है कि साहब वो हमने गूगल पर चेक किया तो यही मिला। भाई मैंने कहा गूगल से चलाओगे काम? तो मैंने कहा यार समझदार बनो, इसका एडवर्टाइज को अब रिप्लेस करो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा यार मेरा आधार कार्ड है, मेरा बहुत कुछ है पार्लियामेंट की उसमें वेबसाइट में, सब कुछ है और आप देख सकते हो। ये तो अच्छी बात है ना, हमारे अध्यक्ष जी का धन्यवाद कि उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। वहाँ नंबर्स भी हैं, वहाँ मेल भी है, सब कुछ है। तो ये शुरुआत हुई कब से चंद्रशेखर भाई इस नाम की आपके साथ में? 2013 तक जब से हुई है और जब तक रहेगी। और ठीक है, जिसने जो कुछ दे दिया हमने उससे वो कुछ ले लिया, उनका सबका धन्यवाद। कोई आपको इसका कोई नुकसान तो नहीं होता है? लोग रावण से बोलते ठीक है, देखो मैं फिर ये कहता हूँ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे आपका नाम राम रहीम है तो ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे आदमी हो सकते। जाहिर सी बात है। आपका नाम अगर आशा राम है तो भी आप बहुत अच्छे आदमी नहीं हो सकते। मैंने इसलिए कहा कि हमारे पास इसके उदाहरण है देश के अंदर। मैं आपको आप समझे मेरी बात को? मैं समझ गया। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है। हाँ, काम की बात की। और काम ये है कि आज जो पहचान मुझे दी है, तो मैंने आपको बताया जो ब्रांड है भीमान में जी, ये सिर्फ नाम नहीं, ये ब्रांड है। ये किसी के पीछे लग जाता है वो नेता बन जाता है, किसी के पीछे हट जाता है वो जमीन पे गिर जाता है। किसी अधिकारी से ये नाम के साथ जुड़ के बात होती है तो अधिकारी के अंदर विश्वास होता है कि बहुत पढ़ा लिखा समझदार आदमी है और सवाल कर रहा है तो कोई परेशानी है। और जब किसी के नाम के पीछे लगे हुए नाम हट जाता है तो अधिकारी फोन नहीं उठाता। कभी जीवन में बहन जी से मुलाकात हुई आपके आमने सामने की? मैं कहता हूँ मैं अब बहुत मिलना चाहता हूँ उनसे। मिलना चाहते हैं? मिल नहीं पा रहा और मिलना चाहते हैं, आपकी इच्छा है? मुझसे अभी किसी ने कहा था, एक आदमी ने, कि भाई आप मिलते क्यों नहीं? तो मैंने उन्हीं के फ़ोन से फ़ोन मिलाया और मैंने उनके ऑफिस में नंबर निकाल के 5 फ़ोन किए। मैंने उनसे कहा कि आप ही के फ़ोन से मुलाकात कर लेते हैं, आप करा दो भाई। ये कब की बात है? ये 6 दिसंबर की बात है। आप अप्रत्याशित चीज़ें करते हैं हमेशा। आपने फ़ोन कर दिया तुरंत? मैंने कहा कि अपना फ़ोन निकालिए। क्या गूगल से मैंने सर्च किया उनके ऑफिस का नंबर, मैंने कहा मिलाइए। तो 5 बार मिलाया। तो मैंने कहा अगर अभी उठ जाएगा तो मैं आपके सामने कहूँगा कि मैं आपका बेटा चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि आप उनसे क्यों नहीं मिले? तो मैंने कहा यार वो लीडर हैं हमारे, उनसे मिलना आसान थोड़ा, कैसे सड़क पर बैठिए कि जाकर मिल लो। भैया जब तक आप वहाँ फ़ोन करके समय नहीं लोगे तो ऐसा थोड़ा। लेकिन आपकी दिली तमन्ना है, उनसे मिलना चाहेंगे आप? मेरी बड़ी, मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। आज जब इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद के बिना बहुत समय लगेगा उसको कामयाब होने में। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत जल्दी कामयाब हो सकती है। बहुत बड़ी बात है। देखिए पॉलिटिक्स में इसे जो इतनी दरिया दिली है ये बहुत रेयर दिखती है। अभी जो उपचुनाव हुआ वहाँ पर 2 जगहों पर तो आपने पीछे कर दिया बसपा को, एक कुंदरकी में, एक शायद मीरापुर में। नहीं, अगर ओवरऑल आप उठा के देखोगे तो अगर झारखंड का रिजल्ट आप उठाओगे, जितनी सीटों पे चुनाव हुआ और आमने सामने हम लोग लड़े हैं वो भी लड़े, तो हमें उनसे लगभग 50,000 वोट ज़्यादा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा। आपको करहल में आपको ऐसे वोट, आप बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहा आपने वो बसपा में, करहल में भी तो इतने वोट आपको मिल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तब है अभिषेक भाई जब हम पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी जो आज के इस पैसे वाले चुनाव का सामना कर सके वो नहीं थे हमारे पास। अगर वो होते तो परिणाम कुछ और होते। एक थोड़ा सा अब तो काफी आगे आ गए, सरकार के डंडों से भी तो लड़ना पड़ा। सरकार के डंडे जिंदाबाद। क्या जो आरोप लगता है कि यूपी में ठाकुरों की सरकार चल रही है, यूपी में एक खास किस्म का जातिवाद चल रहा है। अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी वहाँ ये लगा कि यादववाद चल रहा है।
बहन मायावती जब आई तो उस समय का भी ये आरोप लगा कि वहाँ भी एक जात का डोमिनेंस है। ये हर सरकार में इस तरह के आरोप लगते हैं। अभी की जो मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की, वहाँ पर ये जो आरोप लगता है कि ये ठाकुरों की सरकार चल रही है। नहीं, मैं ये सोचता हूँ मीडिया के लोग उनके पास झूठा आरोप लगा रहे हैं, और मीडिया ने पिछली तीनों सरकारों में झूठा आरोप लगाया। लेकिन इसको प्रमाणित करने के लिए मैंने एक पत्र लिखा था, अगर आपकी जानकारी है, कि कितने थानेदार, ये आपने सवाल उठाया था, कितने सीओ, कितने एसपी, कितने एसएसपी, कितने डीएम, कितने एडीएम, कितने एसडीएम, कितने कमिश्नर, कितने सेक्रेटरी किस जाति के हैं, इसका आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया जाए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के ऊपर मीडिया के लोग ये इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि वो उसका लेटर का जवाब देके और सबके मुंह पे जो है तमाचा मारने का जवाब मिला आपको? ना, अब तक तो ना मिला यार। फिर मैंने ये भी पूछा कि पिछड़े वर्ग के कितने हैं, हाँ। और मुस्लिम्स कितने हैं, हाँ। क्योंकि मुझे किसने बताया कि शायद एक दो मुस्लिम एसएचओ को छोड़ के चार्ज पे नहीं है मुस्लिम समाज के लोग। सरकार तो वोट तो कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं मुसलमान वोट देने लगे, और सरकार भी कहती है, उनके नेता भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैंने ये लेटर लिखे कि इनका डाटा जो है चीफ सेक्रेटरी मुझे देंगे और दिखाएंगे कि लो ये देखो चंद्रशेखर जी, और ये सरकार के खिलाफ झूठा प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो आंकड़ा ही नहीं मिला। अब मैं बताऊँ आपसे क्या। तो अब आंकड़ा नहीं मिला है तो आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? तो आंकड़ा नहीं मिला तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो छिपाया जा रहा है। कुछ तो है जिसकी पहरेदारी है। हाँ, कुछ तो है जिसपे पर्दादारी। आपको शेर ज्यादा अच्छे याद है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। ये आपकी संगत का असर है। कुछ तो पर्दादारी रखी गई। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पूरा कर दिया मैंने गालिब नहीं, को। बहुत बहुत अच्छा किया, और ये सरकार भी पूरा करके और आप सबके को जो है आपकी आंखें खोलने का काम कर देती। हाँ। डाटा देके तो और अच्छा हो जाता। मुझे एक बात और बता दें, अखिलेश यादव से आपकी आखिरी मुलाकात कब की है? वो चुनाव का ही दौर था? उसके बाद अभी हुई पार्लियामेंट में। अभी हुई है मुलाकात आपकी? अभी जब वन नेशन वन इलेक्शन का वो आया, उसके आसपास वो आए थे हाउस में, उसी दिन मुलाकात हुई। तो कैजुअल मुलाकात या कुछ बातें भी हुई? नॉर्मल अभी हो जाती है, जब हाउस में होता है तो मिल जाते हैं, पूछ लेते हैं एक दूसरे से कैसे हैं, सब ठीक है परिवार में, इतनी बातचीत सभी से हो जाती है। जो विपक्ष में उनसे इसलिए हो जाती है, हम एक ही गेट से निकलते हैं, और 2-3 गेट एक ही उसके हैं तो उधर ही घूमते हैं, सब मिल जाते हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी मिल जाते हैं। तो क्या कुछ अखिलेश जी ने कुछ कहा आगे के लिए आपको? 2027 से चुनाव है। नहीं, पॉलिटिकल कोई उस तरह की बात नहीं हुई अलायंस। आप ये चाहेंगे कि कभी दोबारा साथ में आए? अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करें। किसी के सहारे की क्यों इंतजार करना, अपनी मेहनत से, एजेंडे से, पॉलिसी लाके और जनता के बीच जाके जनता का मत हासिल करेंगे। कोई गिला तो नहीं आपको अखिलेश? कोई गिला। और मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, अखिलेश यादव का धन्यवाद करते हैं। हाँ, इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चलना सिखाया। अगर वो कहीं मैं उस अलायंस का हिस्सा होता, ये सीट जीत जाता नगीना वाले चुनाव में, हाँ, तो उनको तो हमसे 542 सीटों फायदा होता। इस मूवमेंट की वजह से बीमार में आजाद समाज पार्टी की हम एक सीट पे फायदा होता, क्योंकि हम एक ही सीट लड़ रहे थे उस समय। लेकिन वो सारी जिंदगी ये कहते रहते उस अलायंस के लोग कि भाई हमने चंद्रशेखर को एमपी बनाया। आज मुझे गर्व है नगीना के लोगों पे और ब्रांड भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों पे कि उन्होंने मुझे अपनी मेहनत से इज्जत दी है, और मैं इस कर्ज को जीवन भर चुकाऊंगा। और जिन लोगों ने एक एक पैसा जुटा के, ओहो आप नहीं जान पाएंगे और मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं जाता था लोगों के बीच में, इतने मिशनरी लोग हैं बिजनौर के, है तो देश भर में। एक किस्सा मेरे याद है, एक बुजुर्ग टोपी पहनी हुई थी उन्होंने, कुर्ता उनका कई जगह से फटा हुआ था, धोती कई जगह फटी हुई थी, टोपी जेब में से निकाली, पहनी नहीं थी जेब से निकाली, उस टोपी के कई हिस्से थे, वो बंद थी टोपी, फोल्ड हुई थी, उसमें से उन्होंने उसको मैं देखता रहा उनकी तरफ, वो आके मेरे सामने खड़े हुए, 6-7 उसकी तय हटाई, फिर उसमें से एक 100 का नोट निकाला और मुझे दिया। मैं अपनी भावुकता को नहीं रोक पाया जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि जीत जाओ, जीतोगे तुम, मुझे भरोसा है। मुझे उनके गांव का नाम भी याद है, वो मुकरपुरी के थे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत लोगों ने दुआई की, बहुत लोगों ने प्रार्थनाएं की, बहुत सारे हमारे उलेमा, बहुत सारे आलिम, मुफ्ती, मौलाना, सब लोगों ने, हमारे रविदास धर्म के जो प्रचारक हैं, बहुजन जो मिशनरी हैं, हमारे कर्मचारी अधिकारी, बहुत मेहनत की, और उसका परिणाम कि हम लोग जीते। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। चलना सिखा दिया आपको, उन्होंने मुझे चलना सिखा दिया, वरना वो यही कहते रहते कि भाई हमारी वजह से चंद्रशेखर एमपी बने। ये बड़ा बदलाव है, चूंकि लखनऊ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने वो देखी है, जब सपा और आपका ये था कि यूपी का चुनाव चल रहा था,
और आप जब आए तो बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन था, आप क्या अनाउंस करने जा रहे हैं, और आखिरकार वही हुआ। आपने कहा कि नहीं वो नहीं हुआ है, जबकि बड़ी बात है, आपकी मुलाकात भी हो गई थी। तब से अब तक की काफ़ी यात्रा हो गई है। उसके बाद मैं उनको वहाँ ले गया, शायद वो कभी दोबारा ना जाए, मगर मैं उनको वहाँ ले गया, या आपका इंटरव्यू सुन के चले जाएं। मुझे जाना था मऊ, इंदौर, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है, शायद वो कभी ना जाएं और ये इंटरव्यू सुन के चले जाएं। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैं उस दिन उनसे मिला, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा 14 अप्रैल को, आप इस समय तो आप चलिए। आपने कहा था उनसे जाने के लिए? मैंने कहा, और मैंने ये भी कहा कि जयंत चौधरी जी को भी साथ लेके चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक सभा थी, मैंने उसमें भी इनको इनवाइट किया। फिर वो कहेंगे कि हमें जाना है, लेकिन हम वहाँ तो चलेंगे 14 अप्रैल वाले। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो कोशिश करता हूँ कि मिलजुल के काम हो। फिर मगर 24 के बाद हमने तय कर लिया कि अब हमें, जब समाज हमारे साथ आ गया, समाज का आशीर्वाद हमारे साथ, समाज चाहता है कि बदलाव हो, अब अपनी मेहनत करने की जरूरत है, अब किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं। और बाकी जो समय है वो समय तय करेगा, बाकी जो समय आएगा तो वो पार्टी लीडरशिप उस समय तय करेगा। आजकल सनातनी का बहुत चला है कि फलाने सनातनी, फलाना सनातनी नहीं है। क्या चंद्रशेखर सनातनी मानते हैं अपने आप को? देखो, मैं इस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक मैंने संत देखे जिन्होंने कहा कि भाई ये चौबे, उपाध्याय और मैंने भी सुना है वो शर्मा, ये नीच ब्राह्मण है। आपने सुना नहीं? सुना मैंने। और शायद वो धर्म के बड़े वाले ठेकेदार। आप जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं। मैं कहीं को इस तरह की उसमें वो करूं, लेकिन आपने सुना नहीं सुना। और आपके, अगर मैं सही समझता हूं तो आपके याद भी होगा उन्होंने किस किस ब्राह्मणों के जो है ये गोत्र उनको कहा। उस बयान पे भी मैंने उनकी निंदा की। उन्होंने एक चमार शब्द को लेकर बयान दिया था, उस बयान पे भी मैंने उनकी खूब खिंचाई की। और एक बयान अभी उन्होंने बौद्धों पे और जैनों पे दिया, आक्रमणकर्ता कह के। और ये बयान भी उनका मैं स्वीकार्य नहीं करता। इस देश में बौद्ध और जैन, ये धर्म भी यही का है, ये संस्कृति भी है, ये वो उसके मूल निवासी भी है। उनको आक्रमणकारी कहना, उनको विदेशी आक्रांता कहना, ये कोई नीच आदमी कर सकता है, ये कोई सम्मानित आदमी नहीं कर सकता। क्या आपके ख्याल हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य के बारे में? छोड़ो, मैं इंसानों की बात करता हूँ। आप इंसान की श्रेणी में नहीं गिनते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। जो दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की बात करे, जो जातियों के आधार पे असमानता को बढ़ावा दे, जो इंसानों को गोत्र के आधार पे नीच गए, मैं उसको नहीं मानता इंसान। इसी जुड़ा एक सवाल और भी। अभी कुमार विश्वास ने भी बयान दे दिया, आपको पक्का सुना होगा आपने। उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा की शादी जहीर इकबाल से हुई, उसको लेकर के उन्होंने बयान दे दिया, वो भी सनातन के हवाले से कि अपने बच्चों को संस्कार दो, रामायण पढ़ाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए। बड़ी तालियां बजी उस पर। कुमार विश्वास का ये वही लोग हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की जिक्र करते हैं, वही लोग हैं, नए नए ठेकेदार। देखो, मेरी बात सुनो भाई, मैंने कहा ना, जोड़िया, आप क्या कहा जाता है कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है, अपने अपने धर्म के ईश्वर को कहते नहीं कहते? ये आपने शुरू में ही कहा था। तो अब क्या हुआ? और थोड़ा सा मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो कोई कहता है कि साहब हमारे यहाँ हो, तो मैं कहता हूँ कि साहब ये आपके ईश्वर ने कराया आपके साथ, क्योंकि उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता। सोचो, आप यहाँ से जाते हुए आपको कुछ मिल जाए तो भी ईश्वर की वजह से मिला, और गिर गया, नुकसान हो गया, तो भी ईश्वर की वजह से। फिर काहे करो ना। तो मेरी थ्योरी बिल्कुल साफ है। पर कुमार विश्वास राम कथा कहते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को धारण देते हैं, फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपको हैरानी हुई उनका बयान सुनकर? नहीं, हैरानी नहीं है। हैरानी नहीं हुई आपको? मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि मैंने लोगों को बहुत जल्द जल्द बदलते देखा है। और मैंने फिर कहा, अपने निजी फायदे के लिए आप कोई भी बयान दे सकते हो, लेकिन मैंने इसी सरकार की आलोचना और सरकार से बड़े तीखे सवाल करते इसी दिल्ली गलियों में भी बहुत सारे लोगों को देखा है। और फिर उनको भारतीय जनता पार्टी के आसपास घूमते भी और उनके नारे लगाते भी देखा। बिना नाम लिए आप सारी बातें कहते हैं। छोड़िए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। और वो मजहब, अगर उस मजहब के साथ आप नहीं खड़े हो तो फिर आप इंसान नहीं। अभी हाल ही में एक बहुत आप चर्चा में आए जब आप आजम खान से मिलने गए, और समाजवादी पार्टी की रामपुर की यूनिट के कई लोगों जो जुड़े रहे, उन लोगों ने कहा कि भाई चंद्रशेखर ने हाल पूछा,
चंद्रशेखर पूछते हैं आजम खान का हाल, उनके बेटे से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। मैं आप समझना ये चाहूँगा कि आजम खान एक पॉलिटिकल व्यक्ति है। आपने तो उस पर एक बकाया था, एक न्यूज भी बना दी। मैंने न्यूज़ बनाई थी, हाँ, बड़ी पॉपुलर हुई वो न्यूज़ इसी, और उसमें लोग इतना हमसे पूछ रहे हैं आकर के, हमने कहा आपके सामने आपसे, उसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर और आजम खान साथ में आ सकते हैं, ये हो सकता है क्या? मैं तो चाहता हूँ, आप ये चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई अच्छे लोग जो जुल्म सह रहे हैं, अगर वो बाहर आके हमारे साथ काम करें तो मैं तो चाहता हूँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं। मतलब आजम खान आप चाहते हैं कि आपके साथ आ जाए लड़ाई में? देखो, इस बात को इस तरह समझो, ये पॉलिटिकल सवाल है, हालांकि मैं इसका जवाब पॉलिटिकल नहीं देना चाहता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, किसे बुरा लगेगा अगर कोई अच्छा नेता आपके साथ आएगा, तो किसको बुरा लगेगा? रही बात आजम भाई के रिश्ते की, तो ये आज का नहीं है। मैं जेल में था तो हमारे लोग उनके पास गए, आपने, हाँ, उनसे कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद को इस तरह परेशान किया जाए सरकार द्वारा, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से मेरे लिए बात रखी, और अब जब मुझे पता लगा कि कुछ परेशानी है और उन्होंने मुझे याद किया है, तो मैंने कहा कि भाई जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा मैं तत्काल आऊँगा। उन्होंने याद किया तो मिलना चाह रहे थे आपसे? खबर किसी ने, मेरे एक सज्जन साथी ने खबर दी कि उनको साथ समस्या है बहुत। मैं उसको मीडिया के सामने इस तरह नहीं रखना चाहता, तो बड़े नेता हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर समस्या है और मेरी जानकारी में आ गई है तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। आप उनसे मिले? मैं पहले अब्दुल्ला से मिला, हाँ, वहाँ बहुत परेशानी थी किसी बात को लेके, तो फिर मेरी बात हुई, फिर मेरे पास खबर आई कि भाई वो उनके यहाँ थोड़ी ज़्यादा परेशानी है। तो देखो, हमारे यहाँ उपचुनाव का रिजल्ट 20 तारीख में पोलिंग हुआ, आप उसके बाद गए थे? मैं 21 में गया। बिल्कुल, उससे मेरा पॉलिटिकल ये बात आपने कहा भी कि अगर ये होता तो मैं पहले जाता, तो मैं 19 में जाता, 18 में जाता, ये आपने कहा, फायदा होता, चुनावी फायदा होता। बिल्कुल, आपने क्लियर कर दिया। लेकिन क्या आजम साहब ने कुछ आपसे बातें कही कि जो हमारी बातें थी वो भी दूसरी पार्टी में है, तो उस पर कोई पॉलिटिकल बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनसे मेरी बहुत चर्चा हुई, और उनको भी चिंता जाहिर की जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह जो है कई विषय तत्कालिक हुए हैं, उनकी नज़र है वहाँ रहते देश में जो चल रहा है। उनकी चिट्ठी इस बात का उदाहरण है कि जो चल रहा है उन पर उनका चिट्ठी भी बाद में आई, उनकी निगाह है, जिस तरह से जुल्म हो रहा है, चाहे संभल का हो, चाहे वो रामपुर का जिक्र किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा अपनी पार्टी शिकायत भी की। देखो, जैसे आदमी जिस दल में होता है, जिस दल को सींचता है, उससे शिकायत भी होती है, जिस घर का में होता है, बर्तन होते हैं खड़कते भी। उन्होंने कहा भी, उनकी चिट्ठी पढ़ के मुझे लगा कि उनकी शिकायत थी कि जिस तरह संभल पे लड़े हैं उनकी पार्टी के लोग, उनकी ज़बरदस्त मजम्मत की है, उसी तरह अगर रामपुर में करते तो शायद रामपुर के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं होता। आप बता रहे थे कि कोई समस्या थी उनको जो आप गए, तो उन्होंने मना किया कि इस बारे में कुछ चर्चा मत करें। उन्होंने मना किया आपको? आपसे सवाल हमेशा पूछा जाता है और मैं भी पूछूंगा आकाश आनंद को लेकर के। आप कहते हैं मेरा भाई है, अभी आपने कहीं कहा कि वो जो भी करता है मुझे तो खुशी होगी। क्या आकाश आनंद और आप, आकाश आनंद के पास एक लीगेसी है, विरासत है, आपने अपना आधार बिल्डअप कर लिया है, आप संसद पहुंच गए हैं, तमाम राज्यों में आपकी पार्टी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। आकाश आनंद को आज आप जब देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ये भी दो अलग अलग धाराएं ही चलेंगी या कहीं कोई संवाद की स्थिति दिखाई देती है आपको? नहीं, देखिए, संवाद तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, संवाद। और भले ही उनका मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए, मैं मनुष्य से नफरत नहीं करता। मेरे संतों, गुरु, महापुरुषों ने ये नहीं सिखाया। जब हम सतगुरु रविदास जी महाराज की बात करते हैं, जो हमारे कुल गुरु हैं, जिनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मिले सबन्नु अन्न, सबन में सब आ जाते हैं। तो उन्होंने मनुष्य जात से नफरत करना मुझे नहीं सिखाया। तो आकाश के लिए आपके जहन में कोई कटुता नहीं है? कोई किस बात की कटुता? क्योंकि उन्होंने सहारनपुर गए तो उन्होंने ये भी आपके लिए एक बात कही कि चंद्रशेखर आज़ाद, इशारों में कहा कि जो जो आपके साथ में सहयोगी थे, साथी थे, लड़के थे, वो सब के सब फंस गए, उनका ख्याल नहीं किया, आगे बढ़ गए। झूठ बोलते हैं वो लोग, उनकी पार्टी के लोग भी झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं दिल्ली में कितने लोग जेल में हैं, एक भी आदमी जेल में नहीं।
उनके लोग झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। वो बोलते हैं कि भाई वहाँ उनके बहुत सारे लोग जेल में हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जेल में फंसा के वो घर में बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का अपमान हुआ। उनका जो जैतखम जो है, उनका एक धार्मिक तीर्थ में जो वो है, उनका जैतखम एक पवित्र वो है उनका, उसको काट दिया गया जैतखम को। उन्होंने इसके खिलाफ पूरे समाज ने एजिटेशन किया। वहाँ एक बड़ी स्थिति बनी, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारे लोग जेल चले गए। उसमें पूरे समाज के लोग थे। हमारी जानकारी में कोसों कोसों दूर भी नहीं है। जब ये हुआ और पूरा हिंसा होगी तब हमें खबर लगी कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो सिर्फ राजनीतिक विरोध में किसी के ऊपर झूठे वो लगा देना कि भाई जैसे उनके लोग कहते हैं कि भाई उतने लोग जेल पड़े, एक आदमी दिखा दो मुझे। उनको भी हमने छुड़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ गए, पैदल यात्राएं की, 6-6, 7-7, 10 दिन की। फिर वहाँ यात्रा चल रही है, बड़ी रैलियाँ की। मैं खुद राज्यपाल से जाकर मिला, चीफ मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा, और मैं फिर कोशिश करूँगा कि जो है वो बहन मायावती के उत्तराधिकारी भी हैं आकाश शर्मा। क्या आपको लगता है कि बीएसपी का भविष्य उनका सुरक्षित है? देखो आपने लेगेसी की बात की, तो लेगेसी जी जो मूवमेंट है, इसमें लेगेसी नाम की चीज नहीं। ये तो जिसकी समझ में आता है, जिसको दर्द होती है, जिसको तकलीफ होती है, वही संभालता है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ये है कि जिसमें काबिलियत होगी वो आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब ने तो कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया है। राजा बैलेट बॉक्स से तैयार हो आपकी वोट से, रानी की कोख से जन्म नहीं लेगा। तो विरासत को आप नकारते हैं? देखिए इस आंदोलन को, ये आज का आंदोलन नहीं, ये ज्योतिबा फुले ने चलाया, वो महाराष्ट्र में पैदा हुए। फिर इसको साहूजी महाराज ने चलाया, वो महाराष्ट्र में पैदा हुए। फिर इनको बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, लोगों को ये भी नहीं पता वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए। फिर उनके आंदोलन को पीपी मौर्य जी ने आगे बढ़ाया, वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में पैदा हुए। गाजियाबाद से उन्होंने ऑपरेट किया। फिर उस आंदोलन को मानव काशीराम साहब ने, वो पंजाब के होशियारपुर में पैदा हुए। फिर बहन जी ने भी इसको लंबे समय, वो गौतम बुद्ध नगर में पैदा। इनमें से कोई एक दूसरे के परिवार का नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो विचार की शक्ति है, विचार का जो आधार है, ये वैचारिक जो आंदोलन है, वो परिवार का मोहताज नहीं है। और कितनी बार हमारी नेता द्वारा कहने पे कि भाई ये एजेंट है, ये है, ये वो है, ये और भी बहुत कुछ कहने के बाद फिर अगर आज मुझे समाज ने वोट दिया और हर स्टेट में समाज मुझे वोट दे रहा है, और बड़ी बड़ी रैलियाँ भी आप देखो 11 तारीख का कितना बड़ा प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ किया था। परमिशन भी नहीं दी, तमाम मुसीबतें झेल के फिर हमने वो इंडोर किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो ये जो लाखों लोग आते हैं, ये बेवकूफ़ लोग थोड़ा ही, क्या ये इनको समझ नहीं है, इनको अच्छे बुरे का नहीं पता? तो ऐसा नहीं है। वो बहुत तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें कहते हैं उनके लोग, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन हमारे लोग उसका कभी जवाब नहीं देते। और मैं इंटरनेट मैंने जो मुझसे दिख भी जाता है, मुझे खबर आ जाती है, तो मैं उसको डांटता हूँ कि नहीं, आपस में मत लड़ो। तो वो देखो, उनको अपना काम करना है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मुझे समाज का काम करना है। व्यापारी नेता नहीं होता है, व्यापारी व्यापार कर सकता है, व्यापारी समाज के दुख दर्द को नहीं समझ सकता। राहुल गांधी से कोई मुलाकात आपकी? राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर क्या, जो इंडिया गठबंधन चूंकि एक तरह से लीड राहुल गांधी कर रहे हैं, कोई अधिकार नहीं है उनके ऊपर टिप्पणी करने का। वो अपने काम को कर रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं है? आपका कई राज्यों में असर है और आप इंडिया गठबंधन में नहीं है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। सवाल आप इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछो, मुझसे काहे को पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने कोई ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और अब मेरे समाज ने, जो बहुजन समाज है, मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, मेरे सर पे हाथ रख दिया। अब मुझे किसी के दरवाजे को रिंग करने की जरूरत नहीं है। अब लोग आके दरवाजा खटखटाएं, ये कह रहे हैं? किसी को नहीं कह रहा खटखटाएं। अब आप देखिए, आपने क्या कहा, आपने मुझसे जिक्र किया मीरापुर का, कुंदरकी का जिक्र किया। ये जो समाज का आशीर्वाद है, ये इस बात का उदाहरण है कि मुझे अब किसी के कुंडे को जा खटखटाने की जरूरत नहीं। मेरा समाज मेरे साथ है, मेरा बहुजन समाज। अब मुझे उनको अंदर और विश्वास मजबूत करने और सिस्टमेटिक ढंग से काम करने की जरूरत है। 3-4 चीजें आप बता दीजिए कि आपकी नज़र में, मैं यूपी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, बेहतर नेता कौन है जो आपका एक्सपीरियंस है? अखिलेश यादव या मायावती? बहन जी। वजह? बहुत संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे, उनके अधूरे काम को पूरा करना है।
बहुत शानदार काम किया अपने आप समय। बहुत दिल से बहन जी के बारे में जब बात करते हैं तो मैं अक्सर ये फील करता हूँ कि मतलब बातें आपके दिमाग से नहीं, एकदम आपके हृदय से निकलती हैं। आपकी जो फीलिंग उनको लेके है उनको सम्मान कोई की comparison उनकी, नहीं। उनको लेके कोई कंपैरिजन नहीं, वो मेरे हमेशा दिल में, और मैं उनका दिल से सम्मान करता वजह क्या रही बहन जी का 2007 में अपने हूं। दम पर सत्ता में? सवाल आप पीछे छोड़ गए, आपने सारा सवाल। आप आपका लेकिन रैपिड फायर राउंड जो है शायद वो- पत्रकारिता आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छा, दूसरा बताइए कि मुसलमानों की जो बात उठती है, मैं अभी आपको छोड़ के सवाल उठा रहा हूँ, उनकी रहनुमाई आज की तारीख में सबसे बेहतर अगर आजम साहब बाहर होते, आजम साहब या ओवैसी, सबसे बेहतर आवाज देखिए उनकी? दोनों अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, सबके अपने, दोनों के अपने काम, दोनों के अपने अनुभव हैं, लेकिन मैं आज के दौर में कहूँगा कि उनके जो आलिम हैं, उलेमा हैं, उनके जो मुफ्ती मौलाना है, उनकी जो एक ये बड़ी जमात है जो उनको गलत रास्तों रोक के सही रास्तों पर आज उनकी रहनुमाई वही कर रहे हैं, और उनका काम शानदार है। किसका? जो जिनकी मैंने मुसलमानों के लिए आपसे बताया। ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, आजम साहब की? नहीं, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा। अच्छा, आप आलिम उलेमा की बात कर रहे हैं, मैं वो समझ गया बहुत आपकी बात। शानदार काम मैं समझ गया आपकी बात। और मैं समझता हूँ, मैं बिना उसके कह सकता हूँ लाल लपेट के कि उनका काम बहुत सराहनीय है। वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो शानदार है। मैं एक सवाल और है कि मौजूदा जो विपक्ष है उसमें नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन दिखता है आपको? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या कोई और? नरेंद्र मोदी का विकल्प चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। कांग्रेस का सबसे अच्छा नेतृत्व? देखो, उनके दल का काम पूरे देश में, आजाद समाज पार्टी काम पूरे देश में, और मैं विश्वास से कह सकता हूँ एक समय आएगा, आप देखना कि आजाद समाज पार्टी एक बड़ा दल, हम रहे ना रहे, कि आजाद समाज पार्टी देश में एक बड़ा दल है। ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद? नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोचता हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम है, इसके लिए बहुत रिसोर्स, बहुत स्ट्रक्चर की जरूरत है। अब अभी तो हमारे दल की शुरुआत। लेकिन पार्टी आप पैरेलल ले आएंगे, ये आपको एकदम हाँ, पक्का है? संगठन के तौर पे आप, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, और उनकी भी जो शक्ति बनी वो संगठन से बनी। जबकि उनके एक नेताओं ने बयान दे दिया, वो भी हमारा मिनिस्टर है, तो सुनेंगे बाद में, कहीं दिन चली जाती है सारी बातें कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएसएस के बिना वो इतने बड़े हो गए। आरएसएस के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज भले नकार दें, लेकिन अगर बीजेपी आ सत्ता में तो आरएसएस के लोगों के संघर्ष की वजह से। आपको आरएसएस से नफरत नहीं है? देखो, वो अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, मैं अपनी विचारधारा पे काम कर रहा हूँ। वो अपनी तरह का देश चाहते हैं, और हम संविधान के आधार पर। चंद्रशेखर के हृदय में कोई नफरत नहीं, मैं मनुष्य से नफरत नहीं करता। विचारधारा से मेरा जो विरोध है वो विरोध रहेगा। विचार से, ठीक है। कांग्रेस का अच्छा नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या कोई और? कांग्रेस का आज की तारीख में सबसे अच्छा नेतृत्व कौन कर सकता है? राहुल गांधी, प्रियंका या आपको? जी, कांग्रेस के लीडर्स बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, मैं कांग्रेस का लीडर नहीं हूँ। आप लीडर नहीं, लेकिन आपकी नजर और पकड़ रहती है पॉलिटिक्स पर, क्या चल रहा है? देखो, ये तो उनकी लीडरशिप को तय करना है कि वो, उनके यहाँ भी लोकशाही है शायद। अब अगला सवाल का भी यही जवाब मत दे दीजिएगा। बीजेपी में मोदी का विकल्प कौन हो सकता है? मैं आपको यहाँ पर नाम गिनाऊं तो यहाँ भी यही कहेंगे बीजेपी। देखिए, उनके बारे में सोचता नहीं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप आरएसएस के विरोधी हैं, मैंने कहा कि मैं उनका वैचारिक विरोधी हूँ, और मनुष्य के तौर पर मेरे उनका झगड़ा नहीं, लेकिन उनके विचारधारा के खिलाफ मैं जितनी ताकत मुझसे होगी लड़ता रहूंगा। उसी तरह से बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में कौन बेहतर काम कर रहा है, ये तो जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको पता। ठीक है, बस छिपे हुए लोगों से पूछ लो, वो शायद बता। अच्छा, दो सवाल और। बहन जी की विरासत को कौन बेहतर संभाल सकता है, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आजाद? बहन जी माननीय काशीराम साहब की विरासत को बहन जी ने संभाला, और बहन जी की विरासत, और एक समय आएगा कि बहन जी का आशीर्वाद चंद्रशेखर आजाद के हिस्से में आएगा। ये आपको दृढ़ यकीन है? यस, मैं आपको आज कह रहा हूँ। अब देखो, हो सकता है मेरा वो टेस्ट ले रही है, तो एक समय पे आप बहुत सकारात्मक हैं। बताइए, जिंदगी में जिसको जीना है वो सकारात्मक ही रहेगा। पर ओवैसी जी का साथ तो आपका रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ये भी हमारे साथ लाइन में नहीं थे। नहीं, इस बार नहीं थे, लेकिन वैसे तो आपका उनका साथ इशूज इशू देखिए, विपक्ष के सभी लोगों का हम साथ देते हैं जब वो इशूज पे होते हैं, तो और जब वो इशूज पे नहीं होते तो उस हाउस से बाहर उनकी पॉलिटिक्स अलग है और हमारी अलग है। मुलाकात हुई पीएम मोदी से पार्लियामेंट आने के बाद से? नहीं, मेरी नहीं, अभी तक नहीं हुई। आमना सामना तो बैठते हैं एक दूसरे के, लेकिन उस तरह से बैठ के किसी विषय पे बात अब तक नहीं। मतलब तो तमाम सांसद चूंकि मिलते हैं, तो आपका कुछ मिलने का विचार या कोई कोशिश? मैं कोशिश करता हूँ, वो समय ऐसा होता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी बिजी हैं, देश की जिम्मेदारी उन कंधों पे है, और अपने पार्टी संगठन की जिम्मेदारी उन कंधों पे है, और इस बीच में 4 चुनाव हो गए, जम्मू, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, और फिर सेशन हो गए, तो मैं भी बिजी हूँ, और कई विषय हैं जिन पर मैं चाहता हूँ कि उनके मेरी जो है तर्क हो,
कई चीज़ें ऐसी हैं, शायद मैं चाहता हूँ कि उन पे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, वो घोषणा करें। आप मतलब मिलना चाह रहे हैं, आपकी मुलाकात हो आपकी? नहीं नहीं, मैं कुछ बात आपसे कह रहा हूँ, अगर आप ही का वो इंटरव्यू फॉलो करते हो तो मैं आप ही के चैनल पर कह देता हूँ कि मुझे शिकायत है देश के लोगों से कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ते हैं, वो अपने राइट्स नहीं जानते हैं, वो अपनी ड्यूटी नहीं जानते हैं, वो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, वो सावधानी से ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, वो ओवर स्पीड कर रहे हैं जिसमें बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, घरों के चिराग बुझ जा रहे हैं, बहुत सारी बहनें विधवा हो जा रही हैं, बहुत सारे बच्चे यतीम हो जा रहे हैं। मुझे शिकायत है देश की दहेज प्रथा से, और जितना पैसे वाला आदमी, जितना पढ़ा लिखा आदमी, उतना ही ज़्यादा दहेज का प्रयोग करता है। मुझे नफरत है इस व्यवस्था से। मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक घोषणा कर दें, क्योंकि आज वो पावर में है, वो घोषणा करें कि आज के बाद कोई लड़की वाला दहेज नहीं देगा। अगर दहेज देना भी है, दहेज नहीं कह सकते हम उसको, हम उनको कहेंगे बेटी के सम्मान का खर्च। तो जिस दिन से बेटी पैदा हुई है और जब तक उसकी शादी के दिवस तक जितना खर्चा उसके ऊपर हुआ है कि उसको आगे का जीवन दूसरे परिवार के लिए समर्पित करना, उतना खर्च उस पिता को दिया जाए जिस पिता ने उस बच्ची को पालने का काम किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके खाने से लेकर रहने और पहनने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की, और फिर वो बाप पूरी जिंदगी लगा के अपना कर्ज लेके, जमीन गिरवी रख के, मकान गिरवी रख के, लोन लेके उस बेटी की शादी करता है, फिर उसकी हत्या हो जाती है, फिर उसको जला देते हैं, फिर उसको मार देते हैं, उसको पीटते हैं। उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी, उसके भाइयों क्या बीतती होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो खर्च उस बेटी के परिवार को दिया जाए, तो शायद बेटियों की इज्जत होनी इस देश में शुरू हो जाए। पीएम ये घोषणा करें, ये आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम इस देश में लागू हो। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इस देश में लागू। और मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर करें। मैं अगर मेरी बात होगी उनसे मुलाकात, तो मैं कहूँगा उनसे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन लाया जाए। उसके जरिए जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति है और वो चाहता है कि वो जज बने, तो उसको मौका मिलना चाहिए। कुछ परिवारों के हाथ तक नहीं रहनी चाहिए जुडिशरी, न्यायिक व्यवस्था कुछ परिवारों के हाथ तक नहीं रहनी चाहिए कि 200-250, उसमें सामान्य जाति के परिवारों को मौका नहीं मिल रहा। आप हमारे नैनीताल हाई कोर्ट के जज आप नेट पर सूची निकाल लीजिए, क्या दूसरे किसी सामान्य जाति के लोगों में भी, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी में कोई काबिलियत नहीं है कि उनको जो है जज बनने का मौका मिल जाए? नहीं, ये गलत है। वहाँ जहाँ से न्याय होता है और वहीं न्याय नहीं हो रहा, तो फिर कैसे चलेगा? तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन लाई जाए निजी क्षेत्रों में, क्योंकि अभी 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर डिपेंड है, तो निजी क्षेत्रों में अभी रिजर्वेशन देके जो है इन वर्गों को आगे लाने का मौका दिया जाए। ऐसी मेरी उनसे मिलकर बोलने की इच्छा है। मुसलमानों की बात आप खुल के करते हैं, कभी आपने कोई लाग लपेट नहीं किया? आमतौर पे कई बार पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस भी की जाती है। मैं सभी की बात खुल के करता हूँ, किसानों की भी। पहलवान बेटियों के लिए जिस तरह हम लड़े थे वो छिपा हुआ नहीं है। 13 महीने किसानों के आंदोलन जिस तरह हम खड़े रहे वो किसी छिपा हुआ नहीं है। मगर एक बार आपका ही ये ऐलान था, लखनऊ में मैंने आपका इंटरव्यू किया था कि अगड़ी जातियों को आप टिकट नहीं देंगे, उस समय की बात थी। क्या आज भी आपका वो ही है या उसमें कुछ चेंज है? देखिए, ये पार्टी पॉलिसी है। पार्टी के लोग, इनका मानना ये है कि जिस तरह का सामाजिक बदलाव हम लोग चाहते हैं और जिस तरह का प्रतिनिधित्व हम देखते हैं, जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व ऑलरेडी है, उन वर्गों को नेता ना बना के उन वर्गों को मौका दिया जाए जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं। ये पॉलिसी पे कायम है? हाँ, एक बात। दूसरा, हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जो इस बात से सहमत नहीं होगा, अगर वो हमारे साथ आ भी जाएगा, हम गाड़ी को आगे की तरफ ले जाएंगे, वो पीछे की तरफ ले जाएंगे। जो रूढ़िवादिता में जी रहा है, जो जातिवाद को मानता है, जो गैर बराबरी को, उसके प्रिविलेज को अपना गौरव मानता है, वो हमारे साथ काम भी कैसे कर पाएगा? हम उसको कहेंगे कि हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, वो कहेगा कि मैं सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता। तो जब एक गाड़ी के 2 पहिए इस तरह के नेचर के होंगे, तो एक आगे को जाएगा, पीछे को, तो गाड़ी चलेगी कैसे? इसलिए जो इस विचार से सहमत हैं वो किसी जाति के हों, उनसे हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं और उनके साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। भीम आर्मी जो आई, ये जरा मुझे समझाइए, क्योंकि भीम आर्मी का जो चर्चा सबसे ज्यादा लोगों ने सुनी 2018 में, जब सहारनपुर में जब वो बवाल 17 में 18 में तो आप अरेस्ट 17 में तो मैं जेल चला गया। आप जेल चले गए थे। हाँ, तो ये जो उस समय भीम आर्मी की बड़ी चर्चा हुई, आपने कब ये बनाई और ओरिजिनली किस बात के लिए बनाई? 2013 में जब मेरे फादर चले गए 11 जनवरी को, उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी को जीता था, मेरे बहुत सारे सपने थे, लेकिन 12 जनवरी को मैंने तय किया कि मेरा पूरा जीवन जो है इस
जो गैर बराबरी है उसके खिलाफ लगेगा पूरा जीवन। ठीक है, मेरे पिता मेरे हीरो थे, और जब मैंने अपने हीरो को खोया तो मैंने तय किया कि मैं आज से अपने लिए नहीं जीऊँगा। तो मैंने इस संघर्ष को शुरू किया। 2014 में एक बहुत शानदार शख्सियत, हमारे जो लीडर हैं विनय तंत्र सिंह जी, उनसे मेरी भेंट हुई। जबकि हम वहीं रहते थे, वो अपना काम करते थे, लेकिन फिर एक चर्चा हुई किसी विषय को लेकर। तो मैंने उनसे कहा कि यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम अपनी आंखों के सामने सबको जोड़ते हुए देख रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर हम कोशिश करें तो एक बड़ी ताकत हम लोग बना सकते हैं। पहले दिन उनको मेरी बात बहुत सीरियसली नहीं लगी, लेकिन 3-4-5 दिन की चर्चा के बाद, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, वो संघर्षशील आदमी, तो फिर इस बात ने रफ्तार पकड़ी। और इसी बीच जो है वो स्कूल छात्रों वाला झगड़ा भी हुआ, सेकंड फेस उसका आया। और जिस तरह से भीम आर्मी के लोगों ने उस विवाद में सामना किया, ये सहारनपुर की बात कर रहे हैं, सहारनपुर में जो हुआ था, ये मैं 14 की बात कर रहा हूँ। स्कूल वाले डिस्क्रिमिनेशन का जो सेकंड फेस है, मेरे बाद जो बच्चों के साथ हुआ वो इंसिडेंट, और उसके बाद हजारों ऐसे इंसिडेंट्स हैं। बहुत सारे लोग आए। जो इलाका है वहाँ, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, सबसे अधिक वहाँ जो आपस का ये संघर्ष था वो दलित और ठाकुरों के बीच ही था। मेरे ख्याल सहारनपुर में आगे चल के जो हुआ, जिसमें आप MSA लगाने, उसकी भी पृष्ठभूमि वही थी। देखिए, ऐसा है, अब धीरे धीरे चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं। जो इंसिडेंट हुए हैं, 2016 वाला हुआ हो, जहाँ बोर्ड लगा हुआ था, एक बोर्ड लगा था वहाँ पर, द ग्रेट चमार का, हाँ, वो भी मेरा घर नहीं है, वो मुझसे 12 किलोमीटर, गढ़कोली, हाँ, मैं छुटमलपुर में रहता हूँ, वो मेरा घर नहीं है। आप रहते छुटमलपुर में? कई बार बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार लिखते हैं, मैं सोचता हूँ कि उनकी सेहत सलामत रहे, उनको क्या, ये ठीक कह रहे हैं, आप रहने वाले छुटमलपुर के हैं, वो गढ़खोली का है, मुझसे 12 किलोमीटर दूर है, मगर वो लिख देते हैं कि उनका गाँव। मैं सोचता हूँ कि आज क्या, कहाँ स्तर कितना गिर गया मीडिया का, कि बिना किसी जांच के, बिना पड़ताल। तो आपने उस बोर्ड का जिक्र किया, बोर्ड का जिक्र, वो 16 की घटना है, 16 की। हाँ, तो वो बोर्ड जो लगा था उसका क्या, उसके पीछे वो क्या एक विवाद हुआ गांव में ही। और गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि मैं, उन गांव में हम लोग पाठशाला चलाते थे। जैसे मैंने आपको 2014 से किस्सा शुरू हो गया, पाठशाला हमारा पहला प्रमुख काम था, भीम आर्मी पाठशाला, जिसमें बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, राइट्स के प्रति, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की, हमारी नहीं है। हम तो नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है। ये आपकी जो पाठशाला चल रही थी उसकी बात आप बता रहे हैं, समझ गए मैं। तो उस पाठशालाओं को हमने चला के जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया। फिर 16 में इंसिडेंट हुआ बोर्ड वाला, मैं कहीं था तो मुझे फ़ोन आया कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, आपको आना चाहिए। आप उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि हम आपके साथ। मतलब इस बोर्ड को लगाने में आपका कोई भूमिका नहीं थी, उन लोगों ने लगाया था? वो गाँव के लोगों ने लगाया, गाँव के लोगों ने लगाया था, गाँव के लोगों ने लगाया, मेरी जानकारी में लगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर गांव के लोगों की इच्छा थी कि हम अपनी ज़मीन पे अपना बोर्ड लगाना चाहते हैं। जब दूसरे लोग लगाते हैं, हमें किससे ऐतराज़ नहीं, तो हम अपना लगाते हैं, किसको ऐतराज़ नहीं चाहिए। जबकि वो ऐतराज़ हुआ, उसको विवाद हुआ, गांव के लोगों ने मुझे बुलाया, मैं गया, फिर वो एक बड़ा झगड़े के रूप में हो गया। फिर समाज के लोगों ने आशीर्वाद सहयोग दिया, तो सिर्फ सरकारों को झुकना पड़ा, रिहा करना पड़ा। फिर 17 वाला इंसिडेंट हुआ, वो जिस जगह इंसिडेंट हुआ वो मुझसे 60 किलोमीटर दूर है। उस दिन तो मैं इस प्रदेश में भी नहीं था, जब 17 वाला हुआ। हाँ, मैं दूसरे प्रदेश में, उत्तराखंड में था, किसी काम गया था, वापस वहीं था तो खबर आई। तो मैंने अपने जो मुझसे सीनियर लोग, मतलब मेरे साथ के लोग हैं, मेरे कलीग से, उनको कहा कि आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। शाम तक मैं भी वहाँ पहुँचा, तब तक वो घटना हो चुकी थी। उसके बाद फिर और कई घटनाएं, जिसमें पुलिस के साथ एक विवाद हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ विवाद हुआ, वो सब सेकेंड फेज में हुआ। लेकिन पहले जो फेज में हुआ 9 मई को, उसमें बहुत सारा जो है अन्याय अत्याचार, 5 मई को बहुत सारा अन्याय अत्याचार हुआ शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, और उन्हीं को पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा था। इसलिए विरोध करना पड़ा, और विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब हमारे लोगों को जुल्म होगा तो हम क्या करेंगे? चुप बैठ कर तमाशा थोड़ा देखेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसलिए जब आप दोनों इंसिडेंट की बात करते हैं, दोनों तीनों इंसिडेंट में वो सामने एक ही पक्ष के लोग थे। हालांकि जब मैं अपनी चर्चा, अभी मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि आप देश के शानदार प्राइम मिनिस्टर में से किसको देखते हैं, तो मेरा जवाब था चौधरी चरण सिंह जी और VP सिंह जी। ये मेरे लिए, और बलिया के जो हमारे चंद्रशेखर जी, वो मैं इनको फेवरेट प्राइम मिनिस्टर में से मानता हूँ। 3 नाम लिए आपने, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह और चंद्रशेखर। हाँ, देखो आदमी की जात में उसका किरदार जो है, ये सारे अपर कास्ट के 3 के तीनों नहीं, 2 चौधरी चरण सिंह जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, किसान जाति से आते हैं। ठीक है, नहीं, मैं जाते हुए वैसे नहीं, उनके करेक्टर को मैंने उनको पढ़ा है। VP सिंह ने जो काम किया है पिछले वर्गों के लिए, वो शायद इतिहास में दोबारा नहीं हो सकता।
आज उसको करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा मंडल चाहिए। कमीशन की आप Yes, बात कर रहे हैं, सिफारिश मैं मंडल वाला कमीशन की बात कर रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ उसी समय में बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार मिला। 1990 की बात है ये। यस, और मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर जी की, जो मेरे नाम राशि भी हैं। उनका कमिटमेंट को क्या शानदार कमिटमेंट थे। लीडर जो है तो एक गरीब परिवार से आके और एक बहुत बड़ा विशाल दरख्त बन के देश की सेवा करना। और उनकी भाषा शैली वो पार्लियामेंट में बोलते थे, आज भी मैं उनको सुनता हूँ, क्या शानदार बोलते थे। और सीधा प्रधानमंत्री बने, बीच में कोई उनको हाँ, ये कमिटमेंट था उनका, बनूंगा तो प्राइम मिनिस्टर। और कोई पद भी नहीं लिया उन्होंने। और उनकी एक लाइन है बड़ी शानदार, भाजपा के लोग वो कह रहे हैं कि सिर्फ भावनाओं को उभार कर आप वोट तो ले सकते हैं, चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन लोगों की समस्या का हल नहीं कर सकते। मैं उस कोर्ट को दोहराता हूँ कई जगह पे। क्या शानदार, क्या आलोचना करते थे, अगर आलोचना करते हैं मर्यादित भाषा में, तो उनको मैं नेता मानता हूँ। तो आपने 70 से 80 और आपको पता है उनके बेटे नीरज शेखर जी मेरे साथ जो है वो राज्यसभा में हैं और मेरे साथ होम अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स हैं। कई बार हमारी चर्चा हो जाती है। तो उन्होंने एक दिन कहा भी कि भाई चंद्रशेखर, आप अपना नाम थोड़ा सा वो कर लो, क्योंकि मेरे पिताजी का भी नाम ही है, तो मुझे जब आपका नाम मैं लेता हूँ तो मुझे कठिनाई होती है। अच्छा। हालांकि हमारे जो चेयरपर्सन है, उसके जो चेयरमैन है राधा मोहन अग्रवाल दास, स्टैंडिंग कमेटी होम के, तो उन्होंने कहा कि भाई फिर आप वो शहीद आजम चंद्रशेखर, उनका नाम कैसे लेते हो? तो वहाँ तो एक से एक बड़े खिलाड़ी हैं, हम तो सीधे लोग हैं। तो आपको 90 के दशक तक आपने बता दिए, आधुनिक दशक में कोई प्राइम मिनिस्टर आपको समझ में नहीं आया? इस बीच में जो हुए, 90 के बाद जो हुए या वर्तमान में या इसके? देखो, मैं ये बात मैंने इसलिए बताई, एक बड़ा रिफॉर्म तब तक हुआ। देखो, चौधरी चरण सिंह जी को उनकी कमिटमेंट, उनकी ईमानदारी के आधार पर मैं नेता मानता हूँ। और उन्होंने जो रिफॉर्म किया, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन जो उन्होंने खत्म किया, अगर वो नहीं खत्म हुआ तो गरीबों पर जमीन नहीं जाती। एक बात मुझे यहाँ पर एक हल्का सा पिंच कर रही है। आप चौधरी चरण सिंह को नेता मानते हैं, आप नेता मानते हैं चंद्रशेखर जी को नेता प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जयंत चौधरी और उनके बेटे का नाम लिया आपने, चंद्रशेखर, नीरज शेखर के बाद जयंत चौधरी, वो क्षेत्र भी वही है आपका और उनका एक ही क्षेत्र है। कभी जयंत चौधरी के साथ आपकी पटरी नहीं खाई कि आप उनकी पॉलिटिक्स में, मतलब आप उनके साथ चले? नहीं, हम मिलकर लड़े नगर पंचायत का चुनाव। बहुत सारे नगर पंचायत हमारे नगर पालिका के चेयरमैन जीते। इस बार आपको अकेले लड़ना पड़ा नगीना में। ठीक है, देखो ऐसा है, वो जिस दल के साथ चले गए और दल से मेरी सहमति नहीं है विचारों के आधार, तो ठीक है, वो उनका। लेकिन जैन से आपका व्यक्तिगत रिश्ता? जैन भाई से मेरे हमेशा रिश्ते अच्छे रहे। वो मिनिस्टर हैं, मैंने उनसे कहा एक दिन, अभी मुझे मिले कि भाई मैं आपको यहाँ मिनिस्टर हैं तो मेरे यहाँ जो है लोगों को रोजगार देने में मदद कराइए। हंसने लगे। तो मैंने कहा आप ये मत सोचिए कि भाई आपका प्रत्याशी वहाँ नहीं जीता आपकी उसका अलायंस का, तो इसका मतलब वहाँ की जनता को रोजगार नहीं मिलेगा। बोले नहीं, हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम उनके लिए भी रोजगार मेला लगाएंगे। तो मैंने आपको ये बात, अच्छा, मैं अगर मुझसे कोई कहे कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बनता, किस आदमी को आप चाहते हैं, तो मैं चाहता माननीय काशीराम साहब प्राइम मिनिस्टर बनते तो शायद एक बहुत बड़ा बदलाव होता, या बाबू जगजीवन राम को मौका मिल जाता तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता। बाबू जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मगर मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनका दो नाम आपने लिए, बाबू जगजीवन राम और माननीय काशीराम। अगर ये दोनों शख्सियतों में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता तो एक बहुत बड़ा बदलाव। और अगर बहन जी प्राइम मिनिस्टर बनती? इसमें कोई कहने की बात नहीं, मेरी नेता है वो। उससे भी आप बार बार कहते हैं मेरी नेता है, आपका बहुत ही बड़े दिल से। अच्छा, आप मुझे बताओ, मैं अगर ये कहता हूँ कि अभिषेक उपाध्याय मेरे भाई हैं, तो मेरी बात साफ सुथरी है, इसमें आपको कुछ शक है क्या? आप बताओ भाई, जिस दिन से हम लोग मिले हैं, आप मुझे आंदोलन में मिले, लखनऊ में 49 शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा था, हमारी बैठ के चर्चा हुई। आप ये देखिए, वो दिन है आज का दिन है। कभी अब मैंने, भले ही आप उस समय किसी और चैनल्स में थे, कुछ और कर रहे थे, अब आप अपना, और मैं तो आपसे पूछना चाहता कि ऐसा क्या हुआ इसी ब्रॉडकास्ट में। मेरा एक सवाल था, ये मेरा भी एक सवाल था ब्रॉडकास्ट में कि भाई मैं आपसे पूछूं ऐसा क्या हुआ। इस सवाल को हम ले लेंगे अभी इस सिलसिले को। वो हमारे नेता है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती, मैं इसलिए कह रहा हूँ चूंकि, हाँ आपने बात पूरी कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर बनती तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। खुशी होती है आपको? यस। और आपको नहीं पता, मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं 2018 सितंबर में जेल से आया, 2019 में जनवरी को 13 तारीख को मैंने रैली की, बड़ी रैली की सहारनपुर में, और अलायंस हो गया था, सपा बसपा और आरएलडी अलायंस हो गया था, और मैंने रैली करके समर्थन घोषणा की कि हमारा समर्थन पूरे देश में भीम आर्मी का वो इस अलायंस को रहेगा। और मैंने कांग्रेस के लोगों पर बहुत तीखी टिप्पणी की कि कांग्रेस के लोग और जातिवादी नहीं है, तो इस बार बहन जी को जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है दावेदार बना के चुनाव लड़े।
एक सवाल ईवीएम को लेकर के भी है। आप नगीना से बहुत ही अच्छी मार्जिन जीते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा जीते हैं कि इंडिया गठबंधन ने साथ नहीं दिया। मैं तो उस समय इलेक्शन कवर कर ये रहा बात एक और बार कहना आप, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं अच्छा आप अलायंस का हिस्सा थे, अलायंस ने आपका सहयोग था। किया। ये बात तो हम कितनी बार स्टोरी चला चुके हैं। नहीं, इस वाले में एक और बार कह देना कि मुझे हराने में किस किस आदमी ने जोर लगाया। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपका साथ इंडिया गठबंधन ने भी नहीं दिया। अब मुझे ये बताइए कि ईवीएम की जो शिकायत करते हैं कि ईवीएम खराब है इसलिए हार जा रहे हैं, आप चंद्रशेखर आज़ाद की क्या राय है? सुप्रिया सुले ने आज जो कहा आपने सुना होगा, उन्होंने सुप्रिया सुले ने आज ये कह दिया उन्होंने कि मैं खुद 4 बार ईवीएम से जीती हूँ और कोई सबूत हो तब बात कीजिए। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के, उन्होंने भी ये बात कह दी कि ईवीएम पे सवाल क्यों खड़े करते हैं, ईवीएम में क्या है। आपकी क्या राय है चंद्रशेखर? देखिए, ऐसा है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी के दुनिया में हम लोग हैं, वो सब कुछ संभव है। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं, शायद नहीं पता कि मैंने, क्योंकि मेरा चुनाव फर्स्ट फेज में था, 1 महीने से ज़्यादा रखवाली की है ईवीएम की, कैमरे लगा लगा के 24 घंटे हमारे लोगों ने रखवाली की है। क्यों की रखवाली, अगर आप बताइए। अगर ये चिंता और ये सवाल हमारे मन में नहीं था तो हम चुनाव होने के बाद वेयर हाउस ईवीएम पहुँच गई तो पढ़ के चैन से सो जाते। तो जब मैंने कहा ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, और जिस तरह के तकनीकी युग में हम लोग यहाँ हैं, आज हम अपने फ़ोन में पूरी पार्लियामेंट है हमारी, एक एक चीज़ की डिटेल्स है, हम हमारे दिए गए भाषण थोड़ी देर में हमारे पास होते हैं। आज सोशल मीडिया की साइट्स हैं, यहाँ आप कुछ बोलोगे यहाँ होगा, पूरी दुनिया में बैठ के आप सुन सकते हो। आज जिस तरह का दौर है, जिस तरह की हैकिंग हो रही है, आप बताइए, आप ही मुझे जवाब दीजिए। कोई किसी को फ़ोन करके कहता है कि सर आपके पास ये पिन आया है, ये हमें बता दीजिए, उसके अकाउंट सारे पैसे चले जाते हैं। और अब तो जो है, जो एक नया जो है तरीका आया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है डिजिटल अरेस्ट वाला, डिजिटल अरेस्ट करके कर रहे आज सुबह ही हमारे वो क्या नाम है, ट्विटर का पासवर्ड भाई साहब एक पिन मांग रहे थे, बचाऊं सुबह में, वरना आज पता नहीं क्या ट्विटर। तो आप ये सोचिए, जहां इतनी तकनीकी है तो वहां क्यों ना शक किया जाए, अगर जिस तरह की मेहनत आपने की उस तरह के परिणाम ना आए। आपका जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में, मैं आपके बारे में पढ़ना कि आपको तो सालों से जानता हूँ, लेकिन फिर भी जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा कुछ चीज़ें बड़ी ऐसी थी जो ध्यान खींच रही थी। जैसे कि आपका वो जो भीम आर्मी का दौर मैंने जब पढ़ा, वो कॉलेज टाइम जो था, स्कूल टाइम जो था, उस समय क्या ऐसा था जो आपको इंस्पायर कर रहा था कि नहीं हमको करना? आप ऐसा क्या देख रहे थे? आपकी आंखों के सामने सहारनपुर में क्या चल रहा था जो आज आपको यहाँ ले आया? मैं गांव में जन्मा, हालांकि अब मेरा गांव कस्बा हो गया, एक अच्छी आबादी वहाँ रहती है। 3 भाई 3 बहन, बड़ी बहनें हैं, तो बहुत कुछ देखा जीवन में, और किस तरह से गरीब परिवार संघर्ष करता है, रोटी रोटी के लिए किस तरह से जूते खींचते हैं, ये मैंने देखा। पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और माँ हाउसवाइफ। हम जब बताते हैं तो यही कहते हैं हाउसवाइफ, मगर हम ये नहीं बताते कि माँ सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती, माँ घर चलाने के लिए भी बहुत कुछ कीमत चुकाती है। तो मेरी माता जी, क्योंकि एक आदमी की सैलरी में 6 लोगों का, 8 लोगों का परिवार, जिनमें 3 बेटियों की शादी, उनकी पढ़ाई, तीनों बेटों की पढ़ाई, उनके शादी, उनके खर्चे, ऋतुएं बदलती हैं हमारे यहाँ, साल में 3 टाइम शादी ब्याह होते हैं, तमाम तरह खर्चे होते हैं। तो मेरी माँ खेत से घास ला के, पशु पाल के, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता था उसको, जिसको हम पिताजी के सामने नहीं रख पाते थे, छोटे बच्चे होने का, उसको पूरा करते थे। और इस तरह से गरीबी में हमने जीवन बिताया। लेकिन एक समय जब पिताजी बीमार हुए और मैं दिल्ली उनको लेके आया, दिल्ली हार्ट एंड लंग्स में ये कंफर्म हुआ विज़ा रिपोर्ट के आधार पे कि उनको कैंसर है, लंग्स कैंसर। रक्षाबंधन का दिन था, मेरे लिए बड़ा कठिन था। पूरा देश जो इस व्यवस्था को मानता है, जो रक्षाबंधन के त्यौहार को मानता था, वो राखी बंधवा रहा था अपनी बहनों से, और मैं अपने पिताजी को लेकर यहाँ 2-2.5 घंटे तक हॉस्पिटल के कोने में रोता रहा, अपनी सिसकियों को छिपाता रहा कि किसी दूसरे को एहसास ना हो कि मैं क्यों परेशान हूँ।
क्योंकि मेरे पिता मेरे हीरो थे, और जब मुझे पता लगा कैंसर के नाम से डर लगता है और कैंसर का अंत हम जानते हैं। जैसे आपको ये पता होता है कि आपकी मंजिल एक जगह निश्चित होती है कि वहाँ आपको पहुँचना है और आप चल दी हैं, तो ये होता है कि घंटे शेष होते हैं कि इतने घंटे बाद पहुँच जाएंगे, तो मन में उम्मीदें होती है कि इसके बाद क्या। जैसे कोई बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हो, या कोई अपने घूमने के लिए कहीं जा रहा हो। तो जब कैंसर हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि अब ज़्यादा दिन पिताजी हमारे बीच नहीं रहेंगे। उस बीच में जो मैंने झेला, जो खामियां मैंने देखी, कास्ट फैक्टर, ये वो सब चीज़ें एक जगह तक है मेरी लाइफ में। लेकिन गरीबी भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसको नकारा नहीं जा सकता। मेरे पिताजी का ऑपरेशन होना था, लेकिन हम पे इतने पैसे नहीं थे कि हम ऑपरेशन करा पाए। पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे आपके पास? किस सन की बात होगी? ये 2011 की बात है। 2011? हाँ, मतलब पिछला दशक अभी। फिर पैसे के साथ जब मैं उनको यहाँ दिल्ली हार्ट एंड लंग्स में कंफर्म हुआ तो एम्स लेके गया। मेरे भैया भी साथ हैं, वो उत्तराखंड में हैं सचिवालय में, वो भी मेरे साथ थे। हमने कोशिश की कि वो यहाँ भर्ती हो जाए, लेकिन यहाँ एम्स की, और आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। आज हम सांसदों के लेटर लिखते हैं तो वो लेटर वहाँ फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। एडमिशन क्यों नहीं मिल पाया पिताजी को आपके एम्स में? क्योंकि एम्स में एडमिशन, वो उसके लिए सोर्स की ज़रूरत है, आपकी पॉलिटिकल पहचान होनी चाहिए। अगर एम्स से बाहर कहीं कराना चाहते हैं तो इतने साधन आपके पास होने चाहिए कि आप पे ATM हो, कि आपको अपना घर ना बेचना पड़े, आपको कर्ज ना लेना पड़े, ज़मीन गिरवी ना रखनी पड़े। तो जब मैं ये नहीं करा पाया, उस दिन मेरे मन में चिंता हुई, क्योंकि मैं चाहता था मेरे पिताजी जिए। और जब 11 जनवरी 2013, क्योंकि जनवरी आने वाला है, और जिस दिन 11 जनवरी आएगा उस दिन, वो दिन ऐसे होते हैं कि मेरे लिए उन खुद को संभालना, जबकि मैं संभाल लेता हूँ, बहुत बहादुर जिम्मेदार हूँ मैं, लेकिन मैं कष्ट में होता हूँ। तो 11 जनवरी 2013 जब मैंने अपने पिता को खोया, उस दिन मैंने तय किया था कि ये लड़ाई किसी के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, कोई और आके लड़े। जिस तरह से यहाँ गरीबों की बेकदरी हो रही है, और गरीब अपने परिवार के लोगों को आज़ादी के 70 साल बाद भी आत्म 75 में प्रवेश कर गए, लेकिन उस समय 60, आप समझिए कि 60 साल के बाद भी अगर किसी के सामने सिर्फ पैसे की कमी के कारण किसी की जान चली जाती है, अपने परिवार किसी चहेते की, तो ये अच्छा नहीं। उस दिन मैंने ठाना, टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था पिताजी का ना रहना। हाँ, पिताजी का 11 जनवरी 2013। हाँ। एक बात ये रही। दूसरा एक पहलू जो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आपने क्या ऐसा झेला, चंद्रशेखर क्या झेल रहे थे? मैंने पढ़ा, मैं आपको बता दूं, कोई AHN ऐसे कोई कॉलेज था, वहाँ भी AHP इंटर कॉलेज, वहाँ भी हमने ऐसा, मैंने पढ़ने में आया, कास्ट क्या था वो जिसने आपको ट्रिगर किया कि नहीं अब फ्रंट पे आना है हमको? देखिए, मैं सच तो ये है कि अभिषेक भाई, आज उस पर इसलिए चर्चा नहीं करता हूँ कि मैं उस चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ा है, लेकिन आप और मैं क्योंकि भारत में हैं, तो इस देश में जाति है, और जाति कभी जाति नहीं, जाति हमेशा रहती है। ये देश की कटु सत्यता है। तो जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो है, कुछ लोग उसका प्रिविलेज है। हालांकि जिससे भी आप मिलोगे वो कहेगा नहीं हम तो जाति मानते नहीं है। लेकिन मैंने किस्सों कहानियों में सुना है कि जोड़ी ईश्वर बनाता है, लेकिन यहाँ तो जोड़ी माँ बाप तय करते हैं, समाज तय करता है, पिता तय करते हैं, दादा तय करते हैं, और वो फिर वो जोड़ी पता नहीं क्यों उसी जातियों में होती है जब माँ बाप की मर्जी से होती है। कुछ लोग इससे बाहर जाके बियॉन्ड द लाइन करने लगे हम, लेकिन उसको समाज बड़े पैमाने पर, समाज छोड़िए पहले परिवार भी स्वीकार्यता नहीं दे पाता। तो ये सब बातें किस्से कहानी में अच्छी लगती है, लेकिन आज भी जाति व्यवस्था है, लोग जानवरों से प्रेम करते हैं और इंसानों से नफरत करते हैं। ये हुआ था आपके साथ उस समय? हाँ, मैंने स्कूल टाइम में ये लाइफ झेली है, देश में व्यवस्था है, ये मैंने झेली है खुद में। और लेकिन जब इसी स्ट्रक्चर के बीच में, इसी समय के बीच में, जब हमारे गरीब वर्ग के बच्चों पे ताकतवर लोगों ने जुल्म किया, तो उसके खिलाफ भी हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े मुकदमे, बड़े आंदोलन। आप बहुत क्लियर कह रहे हैं, ताकतवर लोगों ने जिक्र किया, आप ताकतवर लोगों के करके उसको, जिनके पास सत्ता है वो ताकतवर, वो किसी भी जात के हों। नहीं, जाति से सत्ता नहीं आती। इस देश में जो सिस्टम है वो सत्ता देता है। जिनका मीडिया पे कब्जा है,
जिनका रिसोर्स पे कब्जा है, आबादी तो यहाँ बहुत सारे लोगों की बहुत सारी है, जिनका जुडिशरी पे कब्जा है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में कब्जा है, जिनका यूनिवर्सिटियों पे कब्जा है, जिनका पार्लियामेंट पे कब्जा है, वो लोग ताकतवर लोग हैं। और जो ताकतवर है वो ताकतवर है ही। और ताकतवर किस तरह से गरीबों का मजाक यहाँ उड़ाता है और जुल्म करके किस तरह से निर्दोषों को जो है जिस पर जुल्म हुआ उसी को सजा दिलाता है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने किस्से देखे हैं कि अगर मैं 10 किताब लिखूंगा तो छोटी पड़ जाएंगी। जो आपने खुद झेला है, जो मैंने फील किया और जिनमें मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से जिनको मैंने लड़ा है। एक घटना पे किताब लिखूं तो रूह कांप जाएगी। मैंने राजस्थान में ऐसी घटनाएं देखी। लिखेंगे कभी? लिखेंगे ना, लिखेंगे, किताब लिखेंगे जरूर लिखेंगे। किताब आएगी जो देखा है, जो झेला है। किताब जिस दिन आएगी, जैसे वो एक किताब मैंने पढ़ी जो सहा वो कहा, जो सहा वो कहा। अब मैं लिखूंगा कि जो सहा उसको कैसे बदला। वो सड़क से लेके और ये संसद तक का सफर एक सफर है। लेकिन इसके बाद भी जो एक फोर्स खड़ी हुई है जिसको भीम आर्मी कहते हैं, ब्रांड। मौलिक जवाब आप बोल देते। इससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि एक पत्रकार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़ के और अपनी लड़ाई शुरू करनी पड़ी? ये सवाल मेरे सवाल के साथ भी है कि इतने सारे विकल्प थे। सपा, बसपा ने तो एंट्री नहीं दी, कांग्रेस, भाजपा और पार्टियां थी, तो चंद्रशेखर राय ने पार्टी क्यों बनाई? तो मैं तो इसका जवाब देता हूँ कि जब भाई विचारधारा का विषय है और विचारधारा के साथ असहमति है और उस विचारधारा का पे और कोई काम नहीं कर रहा है, तो जब बसपा ने अवसर नहीं दिया तो फिर हमें अपना दल बनाना पड़ा क्योंकि उस विचारधारा को जिंदा रखना है महापुरुषों की। लेकिन आपको क्या हुआ? पत्रकारिता में तो कोई विचारधारा आप बार बार उस पर ला रहे तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। आप पत्रकार होते, बहुत सटीक पत्रकार होते, आप सवाल नहीं भूलते हैं आप। मैंने 20 साल काम किया है और तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स में मैंने काम कर लिया है और देश दुनिया में काम कर लिया है। मैंने यूक्रेन का पहला जर्नलिस्ट था, रूस यूक्रेन का वार मैंने कवर किया है, आर्मीनिया अजरबैजान का वार कवर किया है, इजराइल हमास का वार कवर किया है, देश दुनिया मैंने घूम लिया है, तमाम बड़ी पॉलिटिकल स्टोरीज की हैं। इसके बाद आपके नाम के साथ जो आज़ाद जुड़ा है ना, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। वो जब जुड़ता है तो आपको एक नई अनुभूति देता है। तो जिंदगी एक ही जिंदगी है। वो जेम्स बॉन्ड की फिल्म है यू लिव ओनली ट्वाइस, जोड़ लिया आपने। तो अनुभूति में अब वहां भी आना, ये भी एक यात्रा है। जैसे आपकी यात्रा है, मेरी भी यात्रा है। अब ये भी यात्रा की जाए, ये तो जब आप पलट के देखें तो याद रहे, हाँ ये भी कर लिया हमने, तो छूटे ना कुछ। तो कुछ अब मैं आपको अभिषेक आजाद कहूँ? आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। आजाद सब तो ऐसा है। कैसा लगता है तब में और अब में, क्या फर्क? मतलब मैं अब ये इंटरव्यू रिवर्स चला गया है क्या? नहीं, ये इसलिए कि मैं एक अच्छा पत्रकार भी हो सकता था अगर इस फील्ड में नहीं, मैं तो मान रहा आप बहुत ही अच्छे पत्रकार होते। तो मैं बस मैं चाहूंगा इसका जवाब बहुत सदैव और सीमित शब्दों में दें कि अगर अब कैसा लगता है जब आप अपनी बात को मुखरता से, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बॉस के ऑर्डर के, और हर मुद्दे पे जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ आप लाजवाब तरीके से लड़ते हैं। मैंने आपको लड़ते हुए भी देखा, आप नहीं बता रहे मगर मैं जानता हूँ। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बहादुर से लड़ते देखा। मैं आपकी बहादुरी की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो स्टैंड ले पाते हैं। खैर, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। फर्क ये आया है चंद्रशेखर भाई कि असीमित हूँ अब, उस समय सीमित था, अब असीमित हूँ। असीमित जब आप होते हैं तो आप जो कह रहे तमाम तरह के दबावों में, आप जैसे आप भी किसी का नाम लेकर के किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं भी किसी का नाम नहीं, जिन्होंने मेरे साथ इस यात्रा में, उन सबका योगदान, उन सबके लिए धन्यवाद। लेकिन अब असीमित हूँ। अब मेरे सामने कोई मेड़ नहीं है, अब तो खुला आकाश है। पहले तो कोई सब कुछ अपना है, अब सब कुछ अपना है। अंतिम सवाल, चंद्रशेखर आजाद का ड्रीम क्या है, ख्वाब क्या इस देश में? इस देश को ऐसा देश बनाना जिसका वंदन पूरी दुनिया करे, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी की बेड़ियों को काट देना, मानव एक समान के फॉर्मूले को लागू करना, सब लोगों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो राइट्स उनको मिले उनको सिर्फ वो संविधान की किताब में ही ना रहे, वो उनको जमीनी स्तर पर एहसास हो और मुल्क के हर एक आदमी को अपने देश के प्रति उतना ही तैयार करना जितना एक सिपाही होता है।
कुछ बनने का ख्वाब नहीं है? अभी आप सांसद हो गए हैं, नहीं सर, मंत्री आप सोचिए बनना। ना, आप सोचिए मंत्री बनना होता तो बीजेपी बहुत अच्छा दल था, चुनाव में लड़ने के लिए तो उन्हीं के साथ जाकर मिल जाती। क्या ऑफर था क्या आपको? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर उस तरह से लड़ना ना होता तो एक जमात दूसरे विपक्ष के लोग उनके साथ जाकर खड़े हो जाते। हम वैचारिक लोग हैं, अपना निजी कुछ होता तो गोली नहीं खाते। शायद आपके सवाल में नहीं था, लेकिन आज की संसद में शायद कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने गोली खाई, और मैंने मेरे ऊपर 4 गोली चली। और मेरे ख्याल से अभी भी आपकी वो रीढ़ का दर्द आपका नहीं गया है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे अपना कुछ भी वो लालच होता तो मैं आराम से, मैं और मेरी 10 पीढ़ियाँ पढ़ के आराम करती किसी राजनीतिक दल में जाके, खूब पैसा साधन कमाते, ना कोई आरोप लगाता ना कुछ होता। लेकिन अपने महापुरुषों का आंदोलन चला रहे, पूरे आंदोलन का हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो सबने आरोप सही, समय समय पे सबको उनके बीच अपने लोगों के खिलाफ खड़ा किया गया, उनका विरोध करा गया, उनके सामने मुसीबतें खड़ी की, लेकिन वो रुके नहीं, और तभी समाज में कुछ बदलाव हो पाया। तो हम लोग उन्हीं के सिपाही हैं। हमारी अंतिम इच्छा ये है कि देश में जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, जिसके आधार पर, जाति के आधार पर जुल्म जाती होती है, महिलाओं के साथ जो है हिंसा होती है, आज मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, जिस तरह से उनके तीर्थंकरों को जो है उन पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे, जैसे बुद्धों को जो है उनकी आस्था को जो है रोकने का काम किया जा रहा है, उनके कार्यक्रम को जो है। और कल ही मैंने देखा, और शानदार, आप क्या सुनेंगे, किसने, हमारे एक नेता ने ट्वीट किया था कि साहब एक तरफ वो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे, उसके बाहर खड़े होकर कुछ लोग जो है नारे लगा रहे थे, वो हिंदू धर्म के लोग थे जो नारे लगा रहे थे। किसी के त्यौहार में घुसकर और इस तरह की चीज़ें करना, ये कहीं से देश में अच्छा नहीं है। आपका मजहब, आपको पता नहीं आपके मजहब में कौन से लोग होंगे जो आपको ये सिखाते हैं कि मस्जिदों के बाहर जाके तलवारें लहरा के गंदी गंदी गाली वाले गानों पर डांस करना, इससे आपका धर्म आगे बढ़ेगा। पता नहीं वो कौन मूर्ख लोग हैं जो इस देश में इस तरह का माहौल बना रहे हैं। ना मस्जिदों के, ना गुरुद्वारों के, ना चर्चों के, ना जैन समुदाय के जो हैं तीर्थंकर, उनके जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ, और ना ही बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल उनके बाहर जाके और इस तरह के डांस करने से आपको कोई अच्छा नहीं बताएगा। सब लोग आपको बुरा कहेंगे, और मुझे सच को सच और झूठ को झूठ, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर का इंसान जिंदा है। इस देश से गरीबी खत्म हो जाए, लोगों की परेशानियां खत्म हो जाए, लोग सुख शांति का जीवन जिए, मुल्क में कोई दहशतगर्दी ना हो, ना टेररिज्म हो, ना नक्सलवाद हो, ना और कोई इस तरह की जो है एक्टिविटी हो जो कानून को ठेंगा दिखाने का काम करे। शांति प्रिय लोगों से सब शांति प्रिय लोग आगे बढ़े, और जाति विहीन समाज बन के लोग इंसान बने। बस इतनी छोटी छोटी सी इच्छा है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर की आप बातें सुनेंगे तो आपको गालिब याद आएंगे, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो चंद्रशेखर से भी अभी सवाल बहुत पूछ लिए, लेकिन लग रहा है कि अभी भी कम पूछे हैं, फिर मिलेंगे। और ऐसी ही बेबाक बेलौग चंद्रशेखर के साथ में बहुत कुछ सुनने को बाकी है, बहुत कुछ पूछने को बाकी है, और बहुत कुछ चंद्रशेखर भी पूछ लेंगे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। उसके लिए भी तैयार रहना होगा। चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद।